नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी विधिवत चल रही होगी। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं। रात्रि 11 बजे की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए उपस्थित हो जाइए और जिससे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं और चीज़ों को समग्रता से देख सकें, डिटेल में देख सकें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपने प्लेलिस्ट की बात की थी, प्लेलिस्ट आज बोल दिया गया है, तो कल से आपको जो भी मेरे कार्यक्रम हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको अलग से देखने को मिलेगी। अभी 3 कार्यक्रम चल रहे हैं, इन तीनों की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो सभी उपस्थित हो जाएं। जो भी आप में से नियमित रहने वाले छात्र हैं उपस्थित हो जाएं। बाकी कुछ छात्र आप में से ऐसे भी हैं जो कहीं जॉब करते हैं तो उस समय पर नहीं देख पाते हैं। कोई शिकायत नहीं है आपसे। आप बस इतना रहे कि आप जो भी कक्षाएं हैं आपकी, आप नियमित उनसे बने रहें, नियमित उनको देखते रहें जब भी आपको समय मिले। और प्रत्येक कक्षा में जैसे मैं बोलता हूं कि आपको इन्वॉल्व रहना है, आपको जुड़ा महसूस करना है। जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनका जवाब देना है, तो वहाँ भी आपकी जो सक्रियता है वो दिखनी चाहिए, जो कि बहुत कम दिख रही है। यही एक शिकायत है आपसे, ठीक है। क्योंकि कल का जो करंट अफेयर्स का सेशन था उसमें हमने पूछा था कि भारतीय नौसेना के चीफ कौन हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ देशों के संसद के नाम दिए थे। मैंने बोला था जापान की संसद को क्या बोलते हैं, मैंने बोला था डाइट किसको कहते हैं, ड्यूमा किसको कहते हैं, नेसेट किसको कहते हैं और पीपल्स मजलिस किसको कहते हैं। ये मैंने कल पूछा था आपसे। इसके साथ साथ मैंने एक प्रश्न और भी किया था कि लिस्बन डिक्लेरेशन की बात हो रही थी। महासागरों से संदर्भित हमने देखा था कि लिस्बन डिक्लेरेशन जो है वो महासागरों को पुनः जीवित बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए, या दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो आप कह सकते हो महासागरों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक समझौता था, जिसको यूनाइटेड नेशन के सभी 198 जो देश थे उन्होंने स्वीकार किया था। उन्होंने इस पर कार्य करने की सहमति जताई थी। तो इसका सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब दिया है सानू गुप्ता जी ने। सानू गुप्ता जी ने जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जो भी होमवर्क आपको दिए गए थे, उसका जवाब इन्होंने दिया है। सानू गुप्ता जी निश्चित रूप से आप इसी तरह से जवाब दीजिए। और बाकी लोग जो अभी सोच रहे हैं जवाब देना है नहीं देना है, देखो जब आप इन्वॉल्व रहोगे, जरूरी नहीं आपको पता हो, और मुझे नहीं पता कि जो जवाब दिया है सानू गुप्ता जी ने इनको पता था, लेकिन इन्होंने यदि नहीं जानकारी रही होगी, सर्च किया होगा, पुस्तकों को पलटा होगा, जानकारी इनको मिली है। आज तो सबसे बेहतर माध्यम है कि आपको पुस्तकों को पलटना ही नहीं है, आपकी जो आप कह सकते हो आपकी हथेली पर सारी जानकारी है। यदि आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तभी आप हमें देख रहे हैं, और एंड्रॉयड के माध्यम से आप कोई भी जानकारी चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। आज ये आप कह सकते हो तकनीकी के प्रयोग से ये संभव हो पाया है। तो आपको समय व्यतीत करना ही नहीं है ज़्यादा। आप 5 मिनट यदि आप समय देते तो जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे सभी की जानकारी आप हमें दे देते। तो आप इन्वॉल्वमेंट रखें, आप जुड़ाव रखें, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। और जिन लोगों को लगता है कि ये बेकार की चीज़ें हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रकार की पढ़ाई का। आप एक चीज़ याद करिए, या कभी भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा एक छोटी सी, कि जो भी चीज़ आपने अपने लाइफ में आज तक पढ़ाई के दौरान कुछ चीज़ें जो स्वयं से सीखी होंगी, जो स्वयं से सर्च करके पढ़ा होगा, वो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे और आप आज भी नहीं भूले होंगे। तो जब आप स्वयं से थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उसको कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नियमित कक्षाओं से जुड़े रहें, ठीक है। जो होमवर्क दिया जाए उसको अवश्य करें, अनिवार्य रूप से उसको करें। चलिए, अब जो भी हमारे रेगुलर छात्र हैं उपस्थित हो गए होंगे, बाकी कुछ लोग जो नए जुड़ रहे हैं, आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। और आपको बता दें कि ये करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है निरंतर चल रहा है, और आप यदि जुड़ते हैं निश्चित रूप से आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखो, कोई भी प्रश्न है जल्दबाजी, यहाँ आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है, हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। अब ये इंडियन बैंक ने किसके साथ समझौता किया है आपको बताना है। चले बताइएगा। 4 विकल्प आपके सामने है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा।
और इतना ध्यान रखिएगा, यदि इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों में आप 40% भी या आप कह लीजिए 30% भी यदि आप सही जवाब दे पाते हैं, सही जवाब देने का मतलब ये है कि आपको वो पता है, आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो मतलब आपकी तैयारी विधिवत है, ठीक है। कम से कम 30% प्रश्न बहुत ही आसान प्रवृत्ति के होते हैं जो कहीं ना कहीं आप पढ़े हुए होते हैं, तो कम से कम 30% प्रश्नों का जवाब आपको करंट अफेयर्स के सेशन में आना चाहिए। यदि नहीं आता है, आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ें, चीज़ें बेहतर होंगी। बताइए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? आपको बता दें, ये राज्य सरकार है हरियाणा। किसने समझौता किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने समझौता किया है। अब हरियाणा ने किया है तो आपको हरियाणा से संबंधित कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ। जैसे हरियाणा जो है, इसने जल संरक्षण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था सजल। ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था और इस पायलट प्रोजेक्ट का नाम था सजल, ठीक है। सजल नामक पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा राज्य सरकार ने चलाया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा राज्य सरकार ने जल संरक्षण को लेकर इजराइल से समझौता भी किया है। तो हरियाणा राज्य सरकार जो है वो जल संरक्षण को लेकर गंभीर है और जल संरक्षण को लेकर लगातार स्थानीय स्तर पर भी कार्य कर रही है और तकनीकी के लिए जो है, जो देश इसमें बेहतर कर रहे हैं उनसे समझौता भी कर रही है। तो याद रखिएगा, भारत का राज्य है हरियाणा जिसने जल संरक्षण को लेकर इजराइल से समझौता किया है। दूसरी बात, हरियाणा राज्य सरकार जल संरक्षण को लेकर एक मुहिम चला रही है जिसका नाम है सजल अभियान, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही थी इजराइल की। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कितने लोगों को याद है इजराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम? अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, इनका नाम था यायर लापिड। मैंने बताया था, शायद आपको याद है तो बढ़िया है। यायर लापिड जो हैं ये नए प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने नेफ्ताली बेनेट का स्थान लिया है। तो यायर लापिड जो है नए प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एक पुस्तक अभी हाल ही में लिखा है सोनू फोगाट ने एक पुस्तक लिखा है, ये हरियाणा से संबंधित हैं। इनकी पुस्तक का नाम है अष्टांग योग इनकी पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक का अनावरण हाल ही में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया था। मनोहर लाल खट्टर ने जो है इसका अनावरण किया था, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न से संबंधित आपने फैक्ट 3 से 4 अतिरिक्त भी देखे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लेकर समझौता किया है? भारत सरकार ने किस देश के साथ उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं को लेकर समझौता किया है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, ये समझौता किसके साथ किया है भारत सरकार ने, आपको बताना है। आपके साथ विकल्प हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की या किर्गिस्तान। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, इस रीजन में जिसकी बात हो रही है, इस रीजन में एक सागर पड़ता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबको पता होगा। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर से कितने देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। आपको बता दें, जब बात आती है कैस्पियन सागर की तो आपको देशों का नाम सबसे पहले कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, इसके बाद अजरबैजान के बाद रूस, और रूस के साथ साथ जो अगला देश है वो है ईरान। इतने देश हैं जिनकी सीमा जो है वो कैस्पियन सागर से लगती है, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन?
तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। ठीक है, इतने देशों की सीमा, 5 देश हैं, इनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। आपका पहला होमवर्क है कि इन 5 देशों की राजधानियां और इन 5 देशों की मुद्राओं को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनकी राजधानियां और इनकी मुद्राओं को आप कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात हो रही है कि किससे भारत सरकार ने समझौता किया है। तो भारत सरकार ने आर्मेनिया से समझौता किया है। आर्मेनिया की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है एरेवन। नोट कर लीजिएगा, एरेवन जो है ये आर्मेनिया की राजधानी है। और एरेवन की जो कंट्री आपकी है, एरेवन जिसकी राजधानी है आर्मेनिया, उससे भारत सरकार ने समझौता किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और इन चारों विकल्पों की यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड और केरल। बताएं, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। चले, सभी को देना है जवाब। चले देखो, ये जो है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है ये केरल सरकार का प्रोजेक्ट है। मतलब केरल सरकार इसका सही उत्तर होगा, केरल का यह मिशन है। आपको बता दें, जब बात होती है केरल की तो आपको याद रखना है टाटा पावर। टाटा पावर जो है ये केरल में एक संयंत्र लगा रही है और ये जो संयंत्र है विशेष रूप से आप कह सकते हो सोलर परियोजना है। और भारत की सबसे बड़ी जो सोलर परियोजना है, जो तैरती हुई सोलर परियोजना है, वो केरल में टाटा पावर लगा रहा है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में तैरती हुई सबसे बड़ी सोलर परियोजना कहाँ लगाई जा रही है, तो आपका जवाब होगा केरल। कौन लगा रहा है, तो आपका जवाब होगा टाटा पावर। ठीक है, दूसरी बात, मेडिसिप नामक एक बीमा योजना जो है वो केरल राज्य सरकार ने शुरू किया था। चिकित्सा बीमा योजना थी और यह चिकित्सा बीमा योजना केरल राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए इन्होंने शुरू किया है। मेडिसिप नामक बीमा योजना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा फैक्ट जो आपको केरल के संदर्भ में याद रखना है, आप नोट कर सकते हैं, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन। राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में जो शीर्ष पर काबिज राज्य है वो है केरल। ये आपको पता होना चाहिए। केरल की यदि हम बात करते हैं तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये सबको पता होगा। और यहाँ पे शांत घाटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए फूलों की घाटी कहाँ है, तो आप टिक करोगे फूलों की घाटी है चमोली में। चमोली कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड का एक जिला है। तो फूलों की घाटी पूछा जाए तो चमोली, शांत घाटी पूछा जाए तो आपको टिक करना है केरल। इतना फैक्ट आपको इस प्रश्न के लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े फेस्टिवल की घोषणा की है, आपको बता दें। और इस राज्य के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इनका एक शिक्षा गान था और उस शिक्षा गान का जो बोल था वो ये था, गीत इरादा कर लिया है हमने। जो इनका शिक्षा गीत था वो था इरादा कर लिया है हमने। ये इस राज्य का शिक्षा गीत है, ये भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। दूसरा, अभी इस राज्य में नए उपराज्यपाल बने हैं और इस राज्य के जो नए उपराज्यपाल बने हैं उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उपराज्यपाल। उपराज्यपाल बने हैं, इसका मतलब यह कोई केंद्र शासित प्रदेश है और बात हो रही है दिल्ली की। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली के नए उपराज्य बने हैं विनय कुमार सक्सेना, इनका आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ
दिल्ली और पंजाब में दोनों राज्यों में यदि हम बात करें तो आपको आम आदमी पार्टी की सरकार देखने को मिलती है और समान सरकारें होने के कारण इन दोनों राज्यों ने ज्ञान साझा करने के लिए एक समझौता किया है। और यह भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि दिल्ली सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण पर समझौता किया है, तो आपका जवाब होगा कि दिल्ली राज्य सरकार ने ज्ञान साझाकरण के लिए पंजाब राज्य सरकार से समझौता किया है। ठीक है, तो दिल्ली इसका सही उत्तर है। चलो इसको बताओ। ये प्रश्न अच्छा है और यहाँ से भी एक होमवर्क मैं आपको दूंगा, और जितने भी लोग गंभीर हैं, ठीक है, यदि आप जवाब देते हैं तो ठीक है, अन्यथा ये जो कार्यक्रम है अब इसको मैं साप्ताहिक कर दूंगा, प्रतिदिन नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग यदि इन्वॉल्व नहीं रहोगे, सिर्फ देखने मात्र से व्यूज तो ठीक है आते हैं, देखने मात्र से काम नहीं होने वाला। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे फिर आपके साथ मेहनत करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा की? G20 की बैठक में भाग लेने के लिए हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो किस देश की यात्रा पर गए हुए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न अच्छा है, यहाँ से कई सारे फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए। चले बताएं वो देश कौन सा है, ये आपको बताना। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, एक चीज आपको मैंने बताया था कि जिस देश में आगामी समिट होने वाली होती है, फिर जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए आगामी जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो चीन में होने वाला है। ठीक, और अगर चीन में ब्रिक्स सम्मेलन होगा तो ब्रिक्स से संबंधित रक्षा मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स से संबंधित आप कह सकते हो विदेश मंत्रियों की बैठक, तो वो सभी भी वहीं होगी, उसी देश में होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बोला जा रहा है G20, और आपको बता दें G20 की जो आगामी बैठक है वो इंडोनेशिया में है। तो विदेश मंत्री कहाँ गए थे? इंडोनेशिया गए थे। अब इंडोनेशिया की बात आती है, आपको पता होगा कि इंडोनेशिया जो है, यदि बात करें तो ताड़ के जो तेल होते थे उसका निर्यात करने में प्रमुख स्थान ये देश रखता था। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया होगा, लेकिन इस देश ने अब ताड़ के तेल के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कच्चे व रिफाइंड दोनों तरह के जो ताड़ के तेल होते थे उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है इस देश ने। और आपको बता दें, एक ज्वालामुखी आप अक्सर सुनते होंगे, नाम है सुमेरु ज्वालामुखी। अक्सर ये आप देखते होंगे यहाँ से ये सक्रिय रहता है ज्वालामुखी, सुमेरु ज्वालामुखी। और ये जो सुमेरु ज्वालामुखी है ना, ये यदि देश पूछा जाए तो आप बताओगे इंडोनेशिया से संदर्भित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए द्वीप कौन सा है तो आप बताओगे जावा द्वीप। जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ये द्वीप हैं जिन पर इंडोनेशिया विस्तारित है। तो याद रखना है, सुमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संदर्भित है, जावा द्वीप से संबंधित है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी हुआ करती थी जकार्ता, लेकिन इंडोनेशिया ने अब अपने नई राजधानी का चुनाव किया है और इस नई राजधानी का नाम है नुसंतारा। ठीक है, नुसंतारा इसकी नई राजधानी का नाम है, नोट कर लीजिएगा, नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम है। आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ होमवर्क नंबर 2, सबसे पहली बात, इंडोनेशिया की जो राजधानी पहले और अभी भी मान लो है जकार्ता, ठीक है, ये किस देश द्वीप पर स्थित है? और दूसरी जो राजधानी है नुसंतारा, ये किस द्वीप पर स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता वो किस द्वीप पर स्थित है, साथ ही साथ नुसंतारा किस द्वीप पर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से बताना है। ठीक है, आपको बता दें, आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन, आप देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जैसे ही ताप बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण आने वाले वर्षों में जो इंडोनेशिया की राजधानी थी उस पर जकार्ता, उसके डूबने का खतरा मंडरा रहा है। और इसी को लेकर इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया है, क्योंकि जकार्ता जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, आने वाले समय में उसके डूबने की आशंका है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
दोनों का द्वीप आपको बताना है कि जकार्ता कहाँ पे है और नुसंतारा किस द्वीप पर है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ मैंने आपको सुमेरु ज्वालामुखी के बारे में बताया, इसके बारे में मैंने बताया कि ये जावा द्वीप पर स्थित है। देखो, भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो है वो सैन्य संबंध भी बेहतर है। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जिनमें अभी एक हाल ही में संपन्न हुआ था जिसका नाम था कॉरपैट नामक सैन्य अभ्यास, अभी हाल ही में संपन्न हुआ था। दूसरी यदि हम बात करें दूसरे सैन्य अभ्यास की जो महत्वपूर्ण है वो है समुद्र शक्ति। नोट कर लीजिएगा, समुद्र शक्ति नामक जो सैन्य अभ्यास है ये भारत करता है इंडोनेशिया के साथ। तो याद रखना है, समुद्र शक्ति और कॉरपैट नामक सैन्य अभ्यास भारत इंडोनेशिया के साथ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी को पता है गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास हम किसके साथ करते हैं तो आप अवश्य बताइएगा। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास हम किसके साथ करते हैं, यदि आप में से किसी को भी जानकारी होगी तो आप अवश्य शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया। मतलब संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि कौन होंगी ये आपको बताना है। चल, रुचिरा कंबोज, दिनकर गुप्ता, अजमत सईद या पी उदय कुमार। इनका पूरा नाम है पी उदय कुमार। बताएं इनमें से कौन है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, आपको शायद याद हो दिनकर गुप्ता के बारे में, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि दिनकर गुप्ता जो हैं इनको NIA का प्रमुख बनाया गया है। तो दिनकर गुप्ता किसके प्रमुख हैं, NIA के। अजमत सईद की यदि हम बात करें, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हैं अजमत सईद। पी उदय कुमार की यदि हम बात करें तो एक संस्था है जिसका नाम है NSIC के नए निर्देशक बने हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रुचिरा कंबोज। तो इनका नाम आपको अब याद रखना है, कई वर्षों तक ये याद रखना है जब तक कि नई नियुक्ति किसी की नहीं होती है। ठीक है, तो रुचिरा कंबोज इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है। वो देश कौन सा है जिसने अपने यहाँ के समस्त क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड। मतलब जितना पुरुष खिलाड़ियों का वेतन होगा उसी के समान महिला खिलाड़ियों का भी वेतन होगा। किस खेल में, क्रिकेट में बात हो रही है, बताएं। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड। देखो, इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ये फैसला लिया है। और जब बात आती है न्यूजीलैंड की, आप देखते होंगे न्यूजीलैंड विशेष रूप से 2 प्रमुख द्वीपों पर विस्तारित देश है। और न्यूजीलैंड के जो दोनों द्वीप हैं ये कुक जलसंधि के माध्यम से अलग होते हैं। किसके माध्यम से, कुक जलसंधि के माध्यम से अलग होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कुक जलसंधि जो है वो न्यूजीलैंड को 2 भागों में विभाजित करती है और वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। और वेलिंगटन जो है ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्रिकेट की बात हो रही है तो आपको बता दें, अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है जसप्रीत बुमराह ने। क्या रिकॉर्ड है, टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया है। और ये सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 1 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में खिलाड़ी बन गए। दूसरा, भारत ने हाल ही में आपने देखा होगा कि 3 मैचों की श्रृंखला थी इंग्लैंड के साथ, जिसमें से भारत ने 2 मैच जीते, पहला और दूसरा मैच। और इसी के साथ भारत ICC की जो T20 रैंकिंग होती है टीमों की, उसमें सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया है। तीसरा और महत्वपूर्ण, एक क्रिकेट विश्व कप शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो है वो वर्ष 2023 में भारत में खेला जाएगा। याद रखिएगा, स्ट्रीट चाइल्ड
क्रिकेट विश्व कप वर्ष 2023 में भारत में खेला जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आज का तीसरा होमवर्क, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, भारत के संदर्भ में सर्वोच्च संस्था है बीसीसीआई। आपको आईसीसी के बारे में पूरी जानकारी देनी है जितनी आपको पता है, आपको बीसीसीआई के बारे में भी पूरी जानकारी बतानी है जितना आपको पता है, स्थापना वर्ष, उद्देश्य और प्रमुख कौन है। साथ ही साथ क्रिकेट की बात हो रही है तो आपको बता दें, पिछले दिनों आपने देखा था कि मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर रणजी ट्रॉफी जीता था और महाराष्ट्र 41 बार का चैंपियन है रणजी ट्रॉफी का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कोवार स्कैन नामक टेस्ट किस देश में विकसित किया गया है? कोविड को लेकर है, कोविड की जांच को लेकर है, किस प्रकार से उसका इलाज होगा उसको लेकर है। तो एक प्रकार का टेस्ट है और इसको विकसित किसने किया है ये आपको बताना है। कोवार स्कैन ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, किसके द्वारा विकसित किया गया है। चले, किसके द्वारा विकसित किया गया है? फास्ट जवाब, सभी का जवाब आना चाहिए। आपको बता दें ये विकसित किया है अमेरिका ने। किसने विकसित किया है? अमेरिका द्वारा इसको विकसित किया गया है। बात हो रही है अमेरिका की, तो आपको पता होगा पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने एक नया समूह बनाया है जिसका नाम है I2U2, या कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है I2U2। I2U2 क्या है? I2U2 विशेष रूप से 4 देशों का एक समूह है और इस समूह में I2 का मतलब इंडिया और इजराइल और U2 का मतलब USA और UAE है। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। दूसरी बात यदि हम बताएं तो आपको पता होगा फ्रंटियर नामक सुपर कंप्यूटर, मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर हो गया फ्रंटियर। ये USA ने डेवलप किया है और इसने पीछे छोड़ा है फुगाकू को, और ये जो फुगाकू कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर ये जापान का था, ये आपको पता होना चाहिए। और हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की एक कैंपेन के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। जापान की जब बात करते हैं, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर विस्तारित देश है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ये इनका क्रम आता है। जिनमें जो जापान के प्रमुख शहर हैं, जापान की राजधानी है, वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा बोलने में समस्या हो रही है तो आज मैनेज कर लीजिएगा, इसी वजह से बहुत तेज़ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तेज़ बोलने से खांसी की प्रॉब्लम है, इस वजह से आज वॉइस मैनेज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर वॉइस जा रही होगी। ठीक है, इतनी तो होगी कि आपका काम, आपकी कक्षा ये प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, हाल ही में किस शहर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस शहर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया गया, बताएं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे जुड़े हुए कई सारे फैक्ट मैं बताऊंगा, वो आपको नोट करना है। सबसे पहले ये बताएं कहां पर हुआ है, सबको बताना है। सभी को इसका जवाब देना है, बताएं आप कहां पर हुआ है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब। चलिए अब आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सही दिया
नहीं दिया तो समझिए और सीखिए। बोला जा रहा है डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उद्घाटन किया गया गांधीनगर। गांधीनगर की यदि हम बात करें, आप सबको पता होगा गुजरात से संदर्भित है, गुजरात की राजधानी है, तो बात हो रही है यहाँ पे गुजरात की। इसका उद्घाटन किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस कार्यक्रम में कुछ नए आप कह सकते हो योजनाएं भी लॉन्च की गई इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, या नई मुहिम कुछ प्रारंभ की गई, जिनमें पहला है, नोट कर सकते हैं आप, डिजिटल इंडिया भाषिनी। क्या है? डिजिटल इंडिया भाषिनी। डिजिटल इंडिया भाषिनी क्या है आप जानते हैं? 1 जुलाई वर्ष 2015 को डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है वो प्रारंभ की गई थी, और डिजिटल इंडिया कैंपेन को अब जाके यदि हम देखें लगभग 7 वर्ष पूरे हो गए हैं, और उसी के उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी जो है, ये जो भी हमारी डिजिटल सेवाएं हैं उनको सभी भाषाओं में उपलब्ध कराना। भारत में जैसे भाषाई विविधता पाई जाती है, तो उसी के अनुरूप सभी भाषाओं में, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हो, चाहे वो जनजातीय भाषा हो, सभी भाषाओं में इसको उपलब्ध कराना डिजिटल सेवाओं का, वो इस कैंपेन का उद्देश्य है, जिसका नाम है डिजिटल इंडिया भाषिनी। दूसरा है जेनेसिस। इसमें सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि जेनेसिस जो है ये स्टार्टअप के लिए है, स्टार्टअप को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको बूस्ट कराने के लिए है। तो जेनेसिस का संदर्भ है स्टार्टअप से, ठीक है। तीसरा इसमें है जिसका नाम है माई स्कीम। माई स्कीम के अंतर्गत क्या है? माई स्कीम के अंतर्गत माई स्कीम के अंतर्गत आपके लिए कौन सी स्कीम है, जैसे आपको नहीं पता है तो माई स्कीम मुहिम के अंतर्गत यह तैयार किया जाएगा, इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा कि आप जाकर अपनी डिटेल वहां सबमिट करेंगे, और आपको लेकर कितनी योजनाएं हैं सरकार की वो वहां पे प्रदर्शित हो जाएंगी, जिससे आपको सुविधा होगी, ठीक है। तीसरा है मेरी पहचान। आप जानते होंगे अभी क्या है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं उनके लिए हमें अलग अलग लॉगिन करने की ज़रूरत होती है। सरकार का प्रयास ये है कि जो लोग इस तरह के ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्मों का यूज करते हैं, कुछ इस तरह से चीज़ों को डेवलप किया जाए जिसमें एक बार आप लॉगिन यदि कर लें तो अन्य सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को उसको आसानी से आप यूज कर सकें, बार बार लॉगिन आपको ना करना पड़े, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है C2S। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट भी कर लीजिए। C2S जो है ये है चिप्स टू स्टार्टअप। क्या है? चिप्स टू स्टार्टअप। आप जानते हैं भारत में सेमीकंडक्टर अभी तक नहीं बनते थे, तो सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सेमीकंडक्टर से संबंधित तकनीकों को भारत के विश्वविद्यालयों में, भारत के तकनीकी संस्थानों में पढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत हुई है, और इसके अंतर्गत बैचलर कोर्स, मास्टर कोर्स और PhD कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 80,000 लोगों को इस दिशा में ट्रेन किया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम भारत के 100 प्रौद्योगिकी संस्थान हो गए या विश्वविद्यालय हो गए, उनको इस मुहिम से जोड़ा जाए जो सेमीकंडक्टर तकनीक में रिसर्च करें, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कार्य करें। तो ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो बहुत आसानी से मैंने बताने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में भी आई होंगी, ठीक है। तो ये चारों के चारों, पांचों के पांचों आपको पता होने चाहिए। जिनको भी समस्या आ रही, मान लो आपने नहीं सुना है, क्लियर नहीं है, आप वीडियो जब ये प्रोसेस हो जाएगी आप बैक करके एक बार सुन लीजिएगा और चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा INS देगा। INS देगा किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा
INS देगा किससे संबंधित है आपको बताना है। नाभिकीय पनडुब्बी, युद्धपोत, फास्ट पेट्रोल वैसल, एक प्रशिक्षण संस्थान। INS देगा क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, INS देगा क्या है। आप देखो 3 याद रखिएगा, ठीक है। तीनों के नाम मैं बता दे रहा हूं, तब तक आप विचार करें कि क्या है। INS देगा, INS हंसा, INS उत्कर्ष, ये 3 के बारे में आपको जानना है आज, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है INS देगा क्या है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो, ALHM के 3rd हेलीकॉप्टरों की एक स्क्वाड्रन तैनात की गई थी। उस दौरान मैंने आपको बताया था कि भारत में इस तरह की अब तक 3 स्क्वाड्रन बन चुकी हैं। इन हेलीकॉप्टरों को हम ध्रुव हेलीकॉप्टर के नाम से भी जानते हैं। और जो 3 आप कह सकते हैं स्क्वाड्रन बनी हैं, वो तीनों कहाँ कहाँ हैं, उन्हीं स्थलों के नाम हैं। पहली जो स्क्वाड्रन बनी थी, यदि हम बात करें, वो INS हंसा पे थी, दूसरी INS उत्कर्ष पे और तीसरी INS देगा पे। तीनों के बारे में मैं भी आपको बताने वाला हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये तीनों के तीनों जो हैं, चाहे INS देगा की बात करें, INS हंसा की बात करें, INS उत्कर्ष की बात करें, ये भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनका यह नाम है। तो सबसे पहली बात, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक प्रशिक्षण संस्थान। आप में से 99% लोगों ने इसका जवाब गलत दिया होगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि INS शब्द जुड़ा है तो कोई भी प्रशिक्षण संस्थान तक सोच नहीं पाया होगा, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे INS देगा के बारे में, ठीक है। INS देगा, INS देगा जो है, यदि बात किया जाए कहाँ पे है, तो ये है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि INS देगा जो विशाखापट्टनम में है, यहाँ पे INAC 324 नामक जो स्क्वाड्रन थी, उसको यहाँ पे तैनात किया गया है। नंबर अवश्य याद रखिएगा, INAC 324 नामक स्क्वाड्रन यहाँ तैनात की गई थी। और क्योंकि जो भी इस तरह की स्क्वाड्रन होती है, उसका कुछ नाम होता है। इस स्क्वाड्रन का जो नाम है, ये एक पक्षी है जिसको बोलते हैं कैस्ट्रेल। तो कैस्ट्रेल पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, और इस स्क्वाड्रन का नाम है कैस्ट्रेल। जो भी नौसेना की इस तरह की स्क्वाड्रन है जहाँ पर हेलीकॉप्टरों को रखा गया है, सभी का जो नाम है वो पक्षियों के नाम पर है, ठीक है। तो पहली जानकारी ये हो गई। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं INS हंसा के बारे में। INS हंसा के बारे में यदि हम बात करें तो ये गोवा में स्थित है। INS हंसा जो है ये गोवा में है, और यहाँ पर जो ALHM के 3rd हेलीकॉप्टरों की जो स्क्वाड्रन तैनात की गई है, उसका नाम है INAC 323, ठीक है। इसके साथ साथ इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम हैरियर पक्षी के नाम पे रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैरियर्स पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तीसरी बात आती है INS उत्कर्ष की। INS उत्कर्ष के बारे में बता दें, ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित संस्थान है भारतीय नौसेना का। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। और यहाँ पर जो स्क्वाड्रन तैनात की गई है, उसका नाम यदि हम बात करें, नोट कर लीजिएगा, इसका नाम है INAC 325। और इसका जो आप कह सकते हो पक्षी के आधार पर जो नाम रखा गया है, उसकी यदि हम बात करें तो इसका नाम है ईगल आउल। क्या नाम है? ईगल आउल इसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी इस प्रश्न से संदर्भित जो आपको पता होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं और मिलेगा नहीं, ये भी बता दे रहा हूँ। कहीं और कहीं से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ये चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं आपको। नहीं विश्वास होगा तो आप गूगल भी सर्च कर लेंगे तो शायद इसके बारे में कम जानकारी हो। तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि नहीं भी पूछे जाएँ तो भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में किसने और फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है? फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है आपको बताना है। 4 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? 4 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको बताना है। चले बताएं, फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? सिनी सेठी, सुनीता सेठी, अर्पिता राव, ज्योति देशमुख। किसने जीता है फेमिना इंडिया का खिताब? आपको बता दें, सिनी सेठी। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस दिवस को संथाल विद्रोह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा दिन है जिसको संथाल विद्रोह के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा दिवस है जिसको संथाल विद्रोह के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? आप सब जानते होंगे, आप सब पढ़े होंगे इतिहास में, संथाल विद्रोह 1857 के पहले हुआ था। यदि हम एग्जैक्ट वर्ष की बात करें, 1855 से 1856 के बीच हुआ था। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन सभी ने संथाल जो समूह के लोग थे, जो महाजनी व्यवस्था से शोषित थे और अन्य कारणों से जो ये शोषित थे, तो इन्होंने आवाज़ उठाई थी और लगभग 60,000 से ज़्यादा संथाल इकट्ठा हुए थे और उसके बाद से ये आंदोलन बहुत तीव्र हुआ था। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों ने इसका बर्बरतापूर्वक इसका दमन कर दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा और इसमें लगभग 15,000 लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि आंदोलन था जिसमें इतने सारे लोग मारे गए थे। और इसके बाद सिद्धू को 18 या 19 अगस्त कंफर्म नहीं है मुझे, 18 या 19 अगस्त 1855 को जो है इनको फांसी दे दी गई थी सिद्धू को। और इसी के लिए इसको 30 जून को, याद रखिएगा, इस विद्रोह को 30 जून को जो है इसकी वर्षगांठ हम मनाते हैं, क्योंकि 1855 में हुआ था तो उसी की वर्षगांठ के रूप में ये मनाया जाता है 30 जून को। ठीक है, इसके बारे में तो सबको पता होगा, आप सब संथाल पढ़ते होंगे विद्रोह। इसको बताएं, टीम मार्क्समैन ने किस सरकारी संगठन को 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में चुना है? सबसे पसंदीदा कार्यस्थल मतलब सभी लोग चाहते हैं कि उनको इन कंपनियों में जॉब मिले। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनको इस कंपनियों में जॉब मिले, इन कंपनियों में जॉब मिले, तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। टीम मार्क्समैन ने किस सरकारी संगठन को 2022 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में चुना है? 4 नाम दिए हुए हैं, एनटीपीसी, गो फास्ट, टाटा टेलीकम्युनिकेशन और टाटा पावर। इनमें से आपको बताना है। आपको बता दें, 2 कैटेगरी यहाँ पे बनाई गई, एक सरकारी कंपनियों की बनाई गई, एक प्राइवेट कंपनियों की बनाई गई। सरकारी कंपनियों की जो कैटेगरी थी, सरकारी कंपनियों की कैटेगरी की बात करें तो एनटीपीसी को सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में चुना गया। निजी क्षेत्र की जब हम कंपनियों की बात करते हैं तो उसमें एक विमानन कंपनी है जिसको पहले बोलते थे गो एयर, आज के समय में बोलते हैं गो फर्स्ट। ठीक है, तो गो फर्स्ट जो है उसको प्राइवेट सेक्टर के रूप में देखें तो सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में, और एनटीपीसी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र का पूछा जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा जाए तो एनटीपीसी टिक करना है, निजी क्षेत्र का पूछा जाए तो गो फर्स्ट आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में एंथ्रेक्स के मामलों की पुष्टि हुई है? एंथ्रेक्स के मामलों की पुष्टि किस राज्य में हुई? आप जानते हैं एक प्रकार का वायरस से फैलने वाला रोग है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, और इसके लिए जो वाहक है, आप कह सकते हो जो जिम्मेदार है, उसको बोलते हैं बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस नामक बैक्टीरिया की वजह से ये फैलता है और विशेष रूप से ये पशुओं में होने वाला रोग है। लेकिन जो ज़्यादा पशुओं के संपर्क में लोग रहते हैं, ऐसे इंसानों में भी इसके फैलने की संभावना होती है यदि संबंधित पशु को जो है ये बीमारी है। इसमें क्या होता है, शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं और ये जो घाव होते हैं ये जल्दी ठीक नहीं होते हैं
और इससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और इसमें ज़्यादातर मामलों में जो है वो यदि लापरवाही होती है तो व्यक्ति की या पशु की जो है मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही खतरनाक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे हो रहा है ये आपको बता दें, ये संबंधित है केरल में। केरल में इसके मामले देखने को मिले हैं। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। केरल की जब बात करते हैं तो एक यहाँ पे जलप्रपात है जो आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है अथिरापल्ली। देखा तो सबने होगा, देखा तो सबने होगा अथिरापल्ली झरना, अथिरापल्ली झरना सबने देखा होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अथिरापल्ली झरना ये है केरल में। देखा कैसे होगा, क्योंकि बाहुबली मूवी आप सभी ने देखी है। बाहुबली फर्स्ट में आपने एक सीन देखा होगा प्रभास का, जहाँ पे वो शिवलिंग को उठाते हैं और फिर ले जाकर एक झरने के नीचे रख देते हैं। वो जो झरना है वो केरल का ही झरना है और उसी का नाम है अथिरापल्ली। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो केरल की बात यहाँ पे हो रही थी। आज के लिए आपका होमवर्क है, आज के लिए अंतिम होमवर्क और आज का आप कह सकते हो अंतिम टास्क है। क्या है? एक नृत्य होता है भारत में जिसको बोलते हैं छऊ नृत्य। क्या बोलते हैं? छऊ नृत्य बोलते हैं। तो आपको बताना है ये जो छऊ नृत्य है ये भारत के कितने राज्यों में होता है, कितने राज्यों में लोग छऊ नृत्य करते हैं, ये आपको बताना है। आज का अभ्यास प्रश्न है आपका कि भारत के कितने राज्यों में छऊ नृत्य किया जाता है। भारत के कितने राज्यों में छऊ नृत्य किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आज की जो चर्चा है यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना होमवर्क दिया है आप सबसे चाहता हूँ कि उन सभी होमवर्क से जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उनको आप हल करके आप हमें भेजें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।